नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चौहान एकेडमी में। आज से मध्य प्रदेश सिविल जज के लिए बैचेस ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं। ये आईपीसी का सेक्शन आज डेमो लेक्चर जाएगा इंडियन पेनल कोड का। इसमें कुछ एक्ट्स वगैरह बताऊंगा आपको। मैं दिनेश चौहान MLLB। अब बात करेंगे इंडियन पेनल कोड में। उसके पहले कुछ चीज़ों की चर्चा कर लेते हैं। भाई, आपको पता है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट MP सिविल जज के लिए निकालती है फॉर्म। तो उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपका ये व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना, कॉल मत करना, व्हाट्सएप करिएगा। तो जितने भी लोग हैं ग्रुप में सबको ऐड किया जाएगा, बनाया जाएगा चीज़ें। और जस्टिस के लिए जज बनना बहुत ज़रूरी है। जज नहीं हो तो जस्टिस नहीं होने वाली, ठीक है। इसके अलावा ज़रूरी है इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करना। तो इसका मैं प्रीलिम्स का सिलेबस डिस्कस करता हूँ सबसे पहले, MP सिविल जज का। तो द प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स होता है शैल बी एन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन होता है। और फॉलोइंग 2 पार्ट्स ऑफ 100 मार्क्स ईच जो पेपर्स होता है उसमें देखते हैं 2 पार्ट्स होते हैं 100 मार्क्स के पेपर में। थोड़ा चर्चा करता हूँ, बताता हूँ कैसे क्या चीज़ें आएंगी। देखिए, सबसे पहला मध्य प्रदेश में PT होगा। PT होता है, ऑनलाइन होता है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया पहला आपको दिमाग में, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। उसके अलावा और भी बाकी चीज़ें जो कि दिमाग में रखना है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट है, MP एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट है, MP लैंड रेवेन्यू एक्ट है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, इंडियन पीनल कोड है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। ये एक्ट आपको पढ़ने हैं किसमें, शुरुआती दौर पर। शुरुआती दौर मतलब PT के लिए। और इसमें जनरल नॉलेज भी क्वेश्चन आता है। तो जनरल नॉलेज में देखो 15 क्वेश्चन जो होंगे 50 मार्क्स के, ठीक है, GK के। और 5 क्वेश्चन आपके होंगे कंप्यूटर के, और इंग्लिश के होंगे आपके 5 क्वेश्चन। तो टोटल आपके बन जाते हैं 15, ठीक है। 15 क्वेश्चन 15 मार्क, इधर 5 5 20 और 25 मार्क्स इसके, और 75 आपका इधर। तो टोटल आपका ये मार्क्स बनेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों मिला करके 100 क्वेश्चंस रहेंगे। और इतना आपको करना है आपने। तो ये हमारा 25 और 75 का दिमाग में चलना है आपको, ये थ्योरी चलनी चाहिए। इसको क्रैक करने के बाद आपको जाएंगे मेंस के लिए। तो सिलेबस ये रहा मेंस का, बस इतना सा सिलेबस है। इसलिए ये जो बैच है सिर्फ और सिर्फ MP सिविल जज के लिए है। कोई और किसी जज की तैयारी कर रहे हैं किसी स्टेट के, तो कृपया करके एडमिशन ना लें। सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए हमेशा तत्पर रहने वाला एकेडमी है, खासकर सिविल जज वगैरह के लिए। तो ये जो सिविल जज के लिए मेंस में इसके जो पेपर होते हैं उसकी बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात बता दूं, ऑनलाइन क्लास की जो फीस रखी गई है बहुत नॉर्मल फीस है। जबकि बहुत सारी जगहों पर ऑनलाइन क्लास की फीस 80,000 से 1,20,000 है। अपने यहाँ ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, बहुत नॉर्मल से नॉर्मल फीस है। और आपको नंबर दिया ही गया है, उस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके बात कर लीजिए। इस पर सबसे पहला जो आपका सब्जेक्ट है मेंस में वो है सिविल लॉ एंड प्रोसीजर, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसके अंदर आएगा। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 और लिमिटेशन एक्ट 1960। यह आएगा 100 मार्क्स का। दूसरा होगा क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर का है, तो MP एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961, उसके बाद MP लैंड रेवेन्यू एक्ट 1959, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इंडियन पेनल कोड 1861, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। उसके बाद वर्किंग स्किल, जो राइटिंग स्किल है, राइटिंग स्किल कोर्ट प्रैक्टिस में जो करते हैं, ट्रांसलेशन एंड करंट लीगल जो नॉलेज होती है। तो जैसे राइटिंग ऑन सोशल इशूज़ के बारे में, जैसे ऐसे टाइप का लिखना आपको। राइटिंग ऑन लीगल इशू के बारे में 20 मार्क्स का है। प्रिसाइज करना है, प्रिसाइज राइटिंग करना है आपको। एक पैसेज को शॉर्ट में करना है 20 मार्क्स का। ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश 15 मार्क्स का, और इंग्लिश टू हिंदी 15 मार्क्स का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा है जजमेंट राइटिंग। आपको पता है कि फ्रेमिंग ऑफ इशूज़ ये 10 मार्क्स का होता है। कैसे आपको इशूज़ को कैसे फ्रेम करना है, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस कैसे फ्रेम करता है। जब आप जाएंगे, आप वैसे में आप लोगों ने जो भी लॉ कर रखा होगा ढंग का, तो आपको पता है कैसे फ्रेम करते हैं। बाकायदा आपका पेपर भी होगा LLB में। जजमेंट ऑर्डर कैसे लिखे जाते हैं सिविल वर्क राइटिंग में, 40 मार्क्स जजमेंट और क्रिमिनल। तो 40 मार्क्स आपका इसका, 40 मार्क्स सिविल का, 40 मार्क्स आपका ये, और 10 मार्क्स है आपको फ्रेमिंग इशूज़ को। तो ये टोटल हो जाता है आपका पेपर ये। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। आज का जो टॉपिक है जो मैंने लिया है वो टॉपिक है हमारा बेसिक तौर पर ये IPC। तो IPC के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, क्योंकि IPC बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं यकीन मानिए कि मैं 10 से 12 या मान लो 10 से 20 सेक्शन लूँगा, वो 100% आपको याद हो जाएंगे।
खासकर मुझे चाहिए हिंदी माध्यम के विद्यार्थी जो लोग मध्य प्रदेश में हैं और हिंदी माध्यम से लॉ पढ़ रखे हैं, उनको साथ दिक्कत इस बात की है कि एडीपीओ और जज बनने के लिए कैसे उनकी तैयारी करें। तो उन्हीं के लिए बैच है, पूरी तरह से समर्पित बैच है। तो आप लोग भाई, आप लोगों के लिए है, तो आप लोग बिल्कुल जुड़ सकते हैं और जितना जल्दी हो सके आप एडमिशन ले सकते हैं ऑनलाइन बैचेस के लिए। तो मैं बाइलिंगुअल बोलूँ क्योंकि आपको जरूरी इंग्लिश भी जरूरी है और हिंदी जरूरी। तो थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ आईपीसी बता देता। आईपीसी 1860 जो भारत का ऑफिशियल क्रिमिनल कोड है, आपको पता है, और इट इज़ कंप्रहेंसिव कोड इंटेंडेड टू कवर जितने भी ऑल सब्सटेंसिव एस्पेक्ट है क्रिमिनल लॉ के, सब इसके अंदर सम्मिलित है। तो ये हमारा एक चीज़ है। ये जो बनाया गया, जो कोड था, ड्राफ्ट किया गया था जब 1860 में, तो रिकमेंडेशन किया गया था फर्स्ट लॉ कमीशन से। और आपको पता होना चाहिए जो फर्स्ट लॉ कमीशन बना था 1834 में बना था, और ये जो बना था चार्टर एक्ट 1833 के अंडर में। तो ये भी एक हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पीटी के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन हो सकता है। अच्छा, एक व्यक्ति था उस समय जो चेयरमैन था इस फर्स्ट लॉ कमीशन, उसका नाम था थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। ठीक है, इसी के अंडर गाइडेंस से बनी थी चीज़ें। और इसके बाद इसकी बात करें, ब्रिटिश इंडिया में जब आया तो फिर ब्रिटिश राज शुरू हो गया, 1862 तक आया। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बनी, सिस्टम चलता रहा, वही प्रिंसली स्टेट और लीगल सिस्टम चलते रहे। और अगर बात करें इंडियन पेनल कोड के डेवलपमेंट की, तो इनेक्टेड जो किया गया था इंपेरिकल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा, तो इनेक्टेड हुआ था ये, इसको थोड़ा सा बात करते हैं, 6 अक्टूबर 1860 को। और कमेंस्ड हुआ था, जो कमेंस मतलब जो लागू हो जाना सभी सभी जगह पर, ये शुरू हो गया था आपका 1 जनवरी 1862 को। इसके बारे में अगर थोड़ा चर्चा करूँ बॉस, तो आपको बता दूं इसमें चैप्टर जो टोटल है वो है 23 चैप्टर्स हैं। ठीक है, अब 23 चैप्टर्स को अगर मैं ढंग से बात करूं, चैप्टर 1 में है सेक्शन 1 से लेकर 5 तक इंट्रोडक्शन है। चैप्टर 2 में बात करें तो फिर आपका इसमें आपको पता है जनरल एक्सप्लेनेशन है, सेक्शन 6 से लेकर 52 तक। चैप्टर 3 में बात करें सेक्शन 53 से लेकर 75 तक है, पनिशमेंट है सभी प्रकार की। उसका चैप्टर 4 है, सेक्शन 76 to 106 है, जिसमें जनरल एक्सेप्शंस हैं, राइट्स ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में। और उसके बाद चैप्टर 5 है, सेक्शन जिसमें 107 से 120 तक है। ठीक है, एबॉटमेंट है इसमें, क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंस फिर आगे जा जाएगा, मैंने आगे कराता रहूँगा, मैं अभी इतना चीज़ बता दिया एक जनरल टॉपिक की बेस पर। टोटल सेक्शन की बात की जाए बॉस, तो टोटल सेक्शन इसमें 511, बिल्कुल आपको दिमाग में होना चाहिए कि 511 सेक्शन। इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो जाननी जरूरी है, बिल्कुल जाननी जरूरी है। हमेशा इसमें कंट्रोवर्सीज होती रही है। ठीक है, और कंट्रोवर्सीज में जैसे एक आपको पता है अननेचुरल ऑफेंसेस सेक्शन 377 एक बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हम चर्चा करेंगे, बताऊंगा आपको कैसे। इसके बाद अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड 309 309 का सेक्शन जो होता है वो सब चीज़ बताऊंगा। एडल्ट्री अभी सेक्शन 497, हर चीज़ बताऊंगा। डेथ पेनाल्टी जो होती है एक, जिसमें सेक्शन 120 भी क्रिमिनल कंस्पिरेंसी होती है, बार अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो चल रही हैं, वो बताया जाएगा। अब इसके अलावा बात की जाए इसके अमेंडमेंट की बॉस, तो टोटल जो है अभी तक अमेंडमेंट हुए हैं, 2018 तक की बात बता रहा हूँ, ये 77 अमेंडमेंट्स हुए हैं। और जो लेटेस्ट 17 था उसका नाम था द क्रिमिनल लॉ राइट अमेंडमेंट एक्ट 2018, लेटेस्ट है। और फर्स्ट हुआ था इसका नाम था द रिपीलिंग एक्ट 1870 को लाया गया था 1870 में। तो ये एक बेसिक चीज़ें कुछ रहीं जो मैंने आपको बताया। अब बताता हूँ इसकी हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट जो इसका चैप्टर है, ठीक है, वहाँ से शुरू करते हैं। तो इस पे बात करेंगे इंडियन पेनल कोड का। अगर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं तो मैं इसको शुरुआत यहाँ से ले रहा हूँ। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट से इसको हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट से इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन मैं दे दूँ। सबसे पहले बता दिया कि फर्स्ट जो इसका चैप्टर है उस चैप्टर में 1 से लेके 5 तक है। तो थोड़ा सा चर्चा करते हैं। मुझे 100% यकीन है आप आज इसको याद कर लेंगे। ठीक है, तो प्रियम्बल है जो है पूरे जो इंडियन पेनल कोड है पूरे इंडिया में ही लागू होता है, जानते हैं आप। तो इसका टाइटल और जो है एक्सटेंट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ कोड, तो द एक्ट सेल बी कॉल्ड इंडियन पेनल कोड एंड सेल अब एक्सटेंड करेगा हर जगह। ठीक है, यहाँ भी करेगा, जम्मू कश्मीर भी करेगा। ठीक है, पनिशमेंट जो है ऑफेंस से कमिटेड है जो इंडिया के अंदर करता व्यक्ति, उसके लिए इस कोड के अंदर जो एवरी एक्ट जो भी चीज़ें की जाती हैं आपको उस पर गिल्टी विद इन इंडिया के अंदर तो पनिशमेंट दी जाएगी। थर्ड की बात करें तो पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाई लॉ में बी ट्राइड विद इन
इंडिया। अगर मान लीजिए कोई पर्सन है, कोई है इंडिया का है और वो बाहर ऑफेंसेस करता है, लेकिन फिर भी उसको इंडिया के अकॉर्डिंग चलाया जाएगा, इंडिया में उसको ला करके। उसके बाद 4 है जो एक्सटेंशन ऑफ कोर्ट टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस की बात की जाती है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया है, इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर, जैसे शिप के अंदर, एयरक्राफ्ट के अंदर, या रजिस्टर्ड जो भी इंडिया में, ये सब चीज़ें इसमें सम्मिलित होती हैं। तो यह है। और जो 5वां है, सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाई दिस एक्ट, जैसे नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट ऑफ द पनिशिंग म्यूटिनी एंड, जो जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, एयरमैन होते हैं, सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जो प्रोविज़न होते हैं एनी स्पेशल और लोकल जो, इनको थोड़ा सा अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, ध्यान रखना इस चीज़ के। तो ये जो पाँचों हैं, पाँचों के पाँचों, पहला आपका टाइटल याद रहेगा हमेशा कि भाई टाइटल क्या होगा, इसका टाइटल क्या नाम है, द इंडियन पिनल कोड 1860, ठीक है। ऑपरेशन ऑफ कोर्ट कहाँ रहेगा, ऑल इंडिया। पहले ये था जम्मू कश्मीर नहीं था, लेकिन अभी वहाँ भी लागू होगा। दूसरे में है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस, जो भी इंडिया के अंदर करोगे एक, दूसरा पनिशमेंट जो इंडिया के बाहर करोगे तब भी इंडिया। तो 1 2 3 हो गए। चौथा एक्सटेंशन कोर्ट टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस का मतलब कोई भी सिटीजन है वो इंडिया का है, और एनी प्लेस ऑफ विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, बाहर है, अंदर है, कहीं भी। एक ऐसा पर्सन जो शिप है, एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड है इंडिया में, उसके लिए भी ये है। और कोई पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंसिंग टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इंडिया के अंदर है तो भी उसके अंदर लगेगा। मतलब इंडिया के अंदर अगर कोई चीज़ पर आप इफेक्ट कर रहे हैं तो आपको यहाँ कर चलाया जाएगा। और 5वां है जो ऑफिसर्स के लिए, जो भी आपको पता है, जो सेलर्स हैं, सोल्जर्स हैं, इन सब के लिए ये इसमें चर्चा की गई। तो सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट, ठीक है। ये हो गए 5। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल याद हो गए होंगे और याद हो जाएंगे, क्योंकि कुछ सेक्शंस जो हैं, शुरुआत के सेक्शन तो आप याद कर ही कर लोगे। चैप्टर 2 शुरू होता है जिसमें डेफिनीशंस होती हैं, जनरल एक्सप्लेनेशन दी गई हैं, ठीक है। इसकी बात करेंगे हम। ये क्या है, देखिए जब आएंगे हम कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर्स पर जहाँ पर एक्सप्लेनेशन की और ज़्यादा ज़रूरत है, तो वहाँ पर मैं केस भी डिस्कस करूँगा, लेकिन अभी उतना ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। एक नॉर्मल चीज़ से चल रहे हैं, धीरे धीरे करके हमारे दिमाग में आईपीसी घुसना चाहिए, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, जब आप सोओगे तो भी आपके दिमाग में आईपीसी चलेगी, मेरी गारंटी है। लेकिन अभी कुछ मेरा साथ दीजिए शुरुआती तौर पर, कुछ उसको लर्न करने की कोशिश करेंगे, आप देखेंगे आपको मज़ा आने लगेगा। इस क्लास के बाद आपको सारे के सारे सेक्शन याद हो जाएंगे, ये तय है मेरा। 5 तक हो गया। छठा कहता है डेफिनेशंस है इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्स, जो आप एग्जेप्शंस होते हैं उनके लिए, कि एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, जो भी किया जाता है, कोई भी पैनल जो प्रोविजंस के अंदर लगेगा, ठीक है, तो एवरी इलस्ट्रेशन ऑफ एवरी सच डेफिनेशन ऑफ पैनल प्रोविजन शैल बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द एग्जेम्पशंस कंटेन्ड इन चैप्टर इन टाइटल। मतलब जनरल एग्जेम्पशंस जो होती हैं उनके बारे में, और उसका जो भी इसकी इलस्ट्रेशंस हैं उसको हर जगह फॉलो किया जाए। इलस्ट्रेशन का मतलब उदाहरण होता है एक प्रकार का, इसका मतलब एक उदाहरण, जैसे देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, क्या कह रहा है सुनो। द सेक्शंस इन दिस कोड विच कंटेन डेफिनेशंस ऑफ ऑफेंसेस, पहली बात, जो भी आप ऑफेंसेस करेंगे वो डेफिनेशंस को कोड कर रखा है। डू नॉट एक्सप्रेस दैट अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज, याद रखिएगा 7 साल से छोटा का अगर बच्चा है तो वो कमिट कुछ भी करता है, ऑफेंसेस नहीं माना जाता है। बट डेफिनेशंस आर टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द जनरल एक्सेप्शंस विच प्रोवाइड्स दैट नथिंग शैल बी एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7। कुछ भी कर दे, वो किसी की हत्या ही कर दे, जान ही ले ले, 7 साल का है तो उसके ऊपर ऑफेंसेस नहीं लगाया जाएगा। एक एग्जाम्पल दिया, अ पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट, ठीक है, अपहेरेंट्स जेड who has committed murder. Here A is not a guilty of offenses of the wrongful confinement, for he was bound by law to apprehend Z, मतलब नहीं है तब भी उसको ले जाना है, and therefore the case falls within the general exemptions which provides that nothing is an offense which is done by a person who is bound by law to do it. सिंपल है यहाँ पर कि A एक पुलिस ऑफिसर है विदाउट वारंट, ये भले ही जेड को पास जाता है और जेड जो है इसको स्वीकार कर लेता है, तो यहाँ पर ए इज नॉट अ गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ द रॉन्गफुल कन्फिडेंस, इसको नहीं है पता क्योंकि इसको वारंट भी नहीं चीजें, तो ही वॉज बाउंड बाई लॉ टू अपहेरेंट,
मतलब उसको भाई बाउंड तो है, उसको भाई उसको गिरफ्तार करे, लेकिन उसके पास वारंट नहीं है, एंड देयरफॉर द केस फॉल्स विद इन द जनरल एग्जाम्पशंस में आ जाता है इसको, ठीक है। अगला है 7th जो सेक्शन है, सेंस ऑफ एक्सप्रेशंस वंस एक्सप्लेन्ड, मतलब जो भी सेंस है, एवरी एक्सप्रेशंस विच इज एक्सप्लेन्ड इन एनी पार्ट ऑफ दिस कोड इज यूज्ड इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड इन कन्फॉर्मिटी विद द एक्सप्लेनेशन। मतलब यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशंस के जो एक्सप्लेन कंपलसरी हैं, इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी का मर्डर करता है और उसका बिना इंटेंशन के मर्डर करता है, तो आपको पता है कि उसको वो सज़ा नहीं हो सकती जो एक इंटेंशनफुल मर्डर को मिलती है। फिर अगला है हमारा सेंस के बाद है, देखो छठा क्या था, अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट, एग्जाम्पशंस कौन रहेगा, इसमें से एग्जाम्प्ट कौन रहेगा, दूसरा क्या है, एक्सप्रेशंस क्या रहेंगे, इसका जेंडर, द प्रोनाउन ही है, सी है, क्या है, नंबर अनलेस मतलब एक है, दो है, सिंगुलर प्लूरल इसके बारे में, मैन वुमेन इसके बारे में 10 में, 11 में है पर्सन। द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी। अब पर्सन के अंदर सिर्फ इंसान नहीं होता, कोई कंपनी हो सकती है, एसोसिएशन हो सकता है, कोई बॉडी ऑफ पर्सन हो सकता है जो इनकॉर्पोरेटेड हो और नॉट। इसके अलावा पब्लिक, द वर्ड पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ पब्लिक और एनी कम्युनिटी की बात करते हैं, वहाँ पर हमारी पब्लिक आ जाती है। और जो सेक्शन 13 इसका रिपीट ओमिटेड कर दिया गया था 1950 में। फिर है सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, ये याद रखना थोड़ा, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पर। द वर्ड सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट डिनोट एनी ऑफिसर्स और सर्वेंट कंटिन्यूड अपॉइंटेड और एम्प्लॉयड इन इंडिया बाई और अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है, कहीं भी कुछ भी हो, अगर वो है तो सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट कहला जाएगा। 15-16 इसको हटा दिया गया था, कोई दिक्कत की बात नहीं। 17 गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट है डिनोट द सेंट्रल गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, कोई भी इसमें हो सकती है, जो भी अथॉरिटी है उसकी। इंडिया की बात करें, इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। सो इंडिया मीन्स टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जज कौन होंगे, द वर्ड जज डिनोट्स नॉट ओनली एवरी पर्सन हु इज ऑफिशियली डिजिग्नेटेड एज अ जज बट आल्सो एवरी पर्सन। मतलब ये हुआ हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव, कोई भी व्यक्ति जो लॉ के द्वारा एम्पावर्ड हो, एनी लीगल प्रोसीडिंग कर सके, सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग चला सके, या डेफिनेटिव जजमेंट दे सके, और जजमेंट विच जो भी इफ नॉट अपील्ड अगेंस्ट वुड बी डेफिनेटिव, और जजमेंट दे सके इट कन्फर्म्ड बाय सम अदर अथॉरिटी वुड बी डेफिनेटिव। और हु इज वन ऑफ अ बॉडी ऑफ पर्सन हो सकता है विच बॉडी ऑफ पर्सन इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव अ सच जजमेंट, दैट इज व्हाट, राइट। जैसे एक इलस्ट्रेशन है, जैसे एक कलेक्टर एक्सरसाइजिंग जुरिडिक्शन इन अ सूट अंडर एक्ट 10 ऑफ 1859 की, ये इज अ जज। मतलब कलेक्टर भी जो डीएम होता है जिसको आप कहते हैं, वो एक जज भी होता है, हाँ जी होता है। कहाँ पर, वो सूट दायर होती है उसके केस के अंदर, वो कर सकता है इसमें, जो हमारा 1859 का जो एक्ट है, ठीक है, उसमें कर सकता है। मजिस्ट्रेट की बात करें, जुरिडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द चार्ज ऑन विच ही हैज़ पावर टू सेंटेंस टू फाइन दे सके या इम्प्रिजनमेंट की सजा दे सके, वो भी जज कहलाता है। अ मेंबर ऑफ पंचायत विच हैज पावर अंडर रेगुलेशन 7/1860 ऑफ द मद्रास कोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पीटी में पूछ चुका है क्वेश्चन। टू ट्राई एंड डिटरमाइन सूट्स इज अ जज, बिल्कुल मेंबर ऑफ पंचायत का व्यक्ति भी जज है। A magistrate exercising jurisdiction in respect of the charge on which he has power only to commit for trial to another court is not a judge। याद रखना यहाँ पर, ये जज नहीं है, ठीक है। कोई मजिस्ट्रेट एक्सरसाइज करता है जिसमें चार्ज को क्या कर रहा है, he has power only to commit for trial to another court, कोई अनदर कोर्ट के ट्रायल को बस ये ट्रांसफर कर रहा है, दिख रहा है, जज कर रहा है, तो वहाँ पर वो जज नहीं होगा। लेकिन ये 3 लोग जज होंगे, प्रश्न आपके पीटी में आया था यहीं से। सो दिस पर्सन इजंट अ जज, समझ गए। चलिए कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या जी, कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें सेक्शन 20 आईपीसी की, तो द वर्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट अ जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली अलोन और अ बॉडी ऑफ जजेस विच इज एम्पावर्ड बाय, सिंपल एम्पावर्ड लॉ के बाद जो आ रहा है एम्पावर्ड की जाती है, जो जुडिशियली के लिए एक बॉडी है, जो जज काम कर रहा है, जो एक्टिंग कर रहा है जुडिशियली के लिए, तो दैट इज कोर्ट ऑफ जस्टिस।
पंचायत एक्टिंग अंडर रेगुलेशन एक्ट जो है हमारा है 1816 का मद्रास कोड, हैविंग पावर टू ट्राई एंड डिटरमाइन सूट इज अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, याद रखना ये भी एक अच्छा है, ये बार बार आपके एग्जाम में आएगा। रेगुलेशन जो आपका 7 है 1816 का मद्रास कोड, इस पे जो डिटरमाइन सूट किया जाता है कोर्ट ऑफ जस्टिस है, पंचायतों के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। उसके अलावा लास्ट में है एक चीज़, आज बात करते हैं पब्लिक सर्वेंट की बात। द वर्ड पब्लिक सर्वेंट ये कहाँ से है भाई? पब्लिक सर्वेंट का मतलब क्या है? द वर्ड पब्लिक सर्वेंट डिनोट्स अ पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन, जो भी हो, जैसे कमीशंस ऑफिस का, मिलिट्री, नेवल फोर्स, एवरी बॉडी, जो भी जहाँ भी कोर्ट काम करे, कोर्ट में काम करे, कहीं भी काम कर रहे हो, ठीक है, एवरी जूरी मैन, ये सब लोग जो भी सरकार के अंडर में काम कर रहा है, किसी भी उसमें वर्क में आ रहा है, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये सारा किस में कहलाएगा? ये सारा जितना है आपका आएगा पब्लिक सर्वेंट में। पब्लिक सर्वेंट का कुल मिलाकर के जनता का सेवक, जनसेवक, जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया गया हो, वो सारा कहलाएगा। तो आज 21 सेक्शन तक चलते हैं, मुझे यकीन है 21 सेक्शन तक आपको याद हो चुका होगा। पब्लिक सर्वेंट, कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जज है, इंडिया किसे, गवर्नमेंट किसे कहते हैं, फिर सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट क्या है, पब्लिक क्या है, पर्सन क्या है, मैन वुमेन क्या है, नंबर, जेंडर, सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन, डेफिनेशंस क्या है कोर्ट की इंडस्ट्री सब्जेक्ट करने की। उसके अलावा बात करें तो 5 लॉ है हमारे, 5 जो सेक्शन और स्टार्टिंग के, सर्टेन लॉ जो भी इफेक्टेड नहीं होते हैं, और एक्सटेंसिव कोर्ट एक्स्ट्रा टेरिटोरियल के लिए है, और पनिशमेंट ऑफेंसेस कमिटेड के लिए है, पनिशमेंट ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया के लिए है, टाइटल चीज़। तो ये था हमारा एक सिस्टम जो कि आपको जानना था। इसके अलावा कुछ और विशेष चीज़ें देख लेते हैं। ये लास्ट ईयर का पेपर है जो आपका हुआ था 23 फरवरी को, ठीक है, सिविल जज का। कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें, संविधान वगैरह से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछते हैं। हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश जबलपुर, ऑनलाइन जो असेसमेंट ऑन प्रीलिमिनरी एग्जाम्स होता है सिविल जज का क्लास 2 एंट्री की, उसकी बात करते हैं। देखो 1-2 क्वेश्चन लेता हूँ। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमादान करने का अधिकार एवं कतिपय मामलों में सजा को समाप्त करने, निलंबित करने या कम करने का अधिकार है? विच आर्टिकल्स in the Constitution of India related to power of the President to grant pardons etc. and to suspend, remit or commute sentence in certain cases। और आपको एक बात बता दूं, अच्छे सुन लेना मेरी बात जो कह रहा हूँ, ये फिर से एग्जाम में आने की संभावना, क्योंकि अभी 4 लोगों को फांसी दी गई थी, आपको पता है, निर्भया केस में। तो वहाँ से तो इसमें 4 ऑप्शन है। एक ऑप्शन आर्टिकल 71, आर्टिकल 72, आर्टिकल 58, आर्टिकल 74, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि पहले का आंसर क्या होगा, ठीक है, मैं तो बाकी बता ही सकता हूँ। अगला जो हमारा है उसे करेक्ट ऑप्शन इसमें दे रखा है यार, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? 72। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का संविधान भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद का निराकरण कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हु डिसाइड्स अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो आपको पता है इसमें सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो करता है, इससे बाकी ये सब चीज़ें नहीं करते लोग। और एक और क्वेश्चन लेता हूँ। भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य का प्रावधान अंतः स्थापित हुए? बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोविजंस रिगार्डिंग अफॉर्डेबल ड्यूटीज वर इंसर्टेड, मतलब जोड़ी गई 26 जनवरी 1950 के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, या 46वें संविधान 2002 के द्वारा, या 42वें संविधान संशोधन किसके द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर है 42वें संविधान के द्वारा इंसर्टेड किया गया था। ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने लिए थे, बाकी ऐसी चीज़ें मैं कराता रहूँगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो फिर से हमारी बात वही आ गई कि तैयारी को कैसे करें। तो तैयारी के लिए मध्य प्रदेश सिविल जज जो हाई कोर्ट का MP सिविल जज के लिए ये रहा, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। MP सिविल जज के साथ साथ जो ADPO का होता है उसका पेपर की आप शुरुआत कर सकते हैं, पर ये सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के जज के लिए ही है। तो कृपया करके सिर्फ MP के बच्चे ही मुझसे संपर्क करें, जिन्हें, या जो बाहर के भी हैं जिनको MP का एग्ज़ाम देना है, सिर्फ वही लोग संपर्क करें। मैं हर चीज़ आपको एक चीज़ करके डिफाइन करते जा रहा हूँ। आपको आपके सुझाव हमेशा आमंत्रित रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।